हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपने टॉपिक किया था वो कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने क्या किया था, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद अपन ने किया था कि अगर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए या अपवर्ड वेलोसिटी या डाउनवर्ड वेलोसिटी दी जाए, तो तीन वर्जन, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन, और थर्ड वन इज द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने दो पार्ट किए थे, एक आप नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो या ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, इतने टाइप के अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक टू डायमेंशनल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। उसके ऊपर तो बस आप प्रैक्टिस बची है, प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 2D। तो रिलेटिव मोशन अपन 1D में पढ़ चुके हैं, अब 2D में पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट लगभग पूरा सेम है, वो का वही कंसेप्ट है, आपको बस अप्लाई करना सीखना है बस। अब ये 2D में लगेगा, पहले 1D में लग रहा था। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अपन पहले लिखा करते थे, है ना। तो देखो अपन को वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करना होता था। अब मान लो अब ये वन डायमेंशनल मोशन थी, तो जैसे मान लीजिए बी इधर चल रहा है, मान लीजिए ए इधर चल रहा है, ये ए ये बी से, ये बी ए से, तो मैं वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखूंगा, तो विद रिस्पेक्ट टू बी देखूंगा तो मैं बी के ऊपर, तो बेटा अपन इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी तो कितनी हो जाती है, 0, और इसकी रिवर्स करके इसको दे देते हैं। अब दो वेक्टर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आते थे, तो सिंपली ये कितना हो जाता था, VA माइनस VB। और अगर ये मान लो VB इधर चल रहा होता, ये VB इधर चल रहा होता, तो इसका रिवर्स करके देखे तो इस डायरेक्शन में आता, तो जो रिजल्टेंट आता वो कितना आता, इसके ऊपर बैठ के देखते तो VA प्लस VB आ जाता। कितना आ जाता, VA प्लस VB आ जाता, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन थी। तो जो ये वेक्टर इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा आसान था, वेक्टर इक्वेशन को इजीली सोल्व किया जा सकता था, क्योंकि जो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी आप वेक्टर ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये या तो VA प्लस VB आता था या VA माइनस VB आता था। अब टू डायमेंशनल में है, अब किस में है, टू डायमेंशनल में। बाकी कोई अब जैसे कि मान लीजिए A इधर जा रहा है VA स्पीड से, और B इधर जा रहा है VB स्पीड से। अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो अब भी आपको वही करना है, आपको इसके ऊपर बैठ जाना है, तो इसकी वेलोसिटी तो आपके लिए 0 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको दे दो, तो इस बार आप रिवर्स करके दोगे तो ये होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगी, वो ये वेलोसिटी होगी, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, यानी कुछ वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो पिछली बार तो सिंपल VA प्लस VB या VA माइनस VB हो रहा था वन डायमेंशनल मोशन में, पर टू डायमेंशनल मोशन है तो बस आपको ये वेक्टर सम करने आने चाहिए, है ना। वेक्टर इस बार जो दो वेक्टर आएंगे ये 2D में आएंगे, तो किसी एंगल पे आएंगे, तो आपको उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बहुत इजीली आना चाहिए। यानी रिलेटिव मोशन कोई खास चीज नहीं है, एक तरीके से आप समझ लो, अगर आपका वेक्टर में अगर आप परफेक्ट हो तो रिलेटिव मोशन समझना बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को बहुत ईजी बनाने वाला है ना। अच्छा जी, जैसे आपने सिंपली जैसे आप वैसे देखो, तो जैसे मैंने अभी भी आपको बोला, अगर इस इक्वेशन का कोडिंग देखो, तो देखो जैसे कि मान लीजिए ये आपका VA था, ये VB था, मैं बोलूं बेटा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो सिंपल वैसे करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B करना है, तो वेलोसिटी ऑफ A में आपको ऐड क्या करना है, माइनस VB, तो VB ये है तो ये कितना हो गया, माइनस VB, VA में कितना ऐड करना है, माइनस VB, तो माइनस VB कर दो। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो हो जाएगा VAB वेक्टर। ठीक है, वो इक्वेशन से देखो अपन ने कैसे किया, VA तो वैसे लिखा, उसमें माइनस VB ऐड कर दिया, तो वो आ गया आपके पास VAB आ गया। ठीक है, या सिंपली आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जैसे ये आपको VA दिया हुआ है, आपको आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप तो क्या करो, B के ऊपर जाके बैठ जाइए, और B की तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और उसकी जो भी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन था इसको रिवर्स करके दे दीजिए आप, तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी कितनी थी ऊपर की तरफ, VB मानी थी आपने, तो VB, तो इसका रिजल्टेंट निकालिए।
कीजिए, है ना। सिंपली बार बार ऐसा मत देखिए कि वी के अंदर माइनस वी भी जोड़ना है, समथिंग, है ना। आप तो जिसके ऊपर भी आप जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में लिख रहे हो, जैसे ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो आपको बी के ऊपर बैठ जाना है, उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब कुछ, यानी वो तो पार्टिकल कैसा आ जाएगा, जिसके ऊपर आप बैठ जाते हैं या जिसको आप रेफरेंस ले लेते हैं, वो तो आपका कैसा हो जाता है बेटा, रेस्ट में हो जाता है। और दूसरा जो भी उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, उनको जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बैठते हो उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में करके दे दीजिए, तो वो क्या आ जाता है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ जाते हैं। चलिए जी, कुल मिला के है आपका वेक्टर सम करना ही, है ना। जैसे कि देखिए, अगर मैं वेक्टर सम की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कोई दो वेक्टर है a प्लस बी वेक्टर, और उनका सम है बेटा मान लीजिए सी वेक्टर। मान लीजिए ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, थीटा एंगल पे, तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंग ये होगा सी वेक्टर। ये पैरेललोग्राम रूल बोलता था, ये सी वेक्टर है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस बी को। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता था, अगर दो वेक्टर को सम करना है तो उन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और जो उन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो वेक्टर पास हो रहा है, जो डायगोनल पास हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसको बताएगा बेटा, आपके उन दोनों के एडिशन को। ठीक है, अच्छा यहां से अगर आप c का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, c का मैग्नीट्यूड, तो c इक्वल टू आता है रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो c की डायरेक्शन आती है यानी tan अल्फा, मान लीजिए मैं a के साथ लिख रहा हूं, तो ये आएगी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये आपको अपन ने कर दिया, वहां पे अपने पीक्यू लिखा था ना, कोई खास चीज है, खास चीज नहीं है ना। तो देखो मुझे क्या पता था, इस वेक्टर की डायरेक्शन अगर मुझे पता हो और इसका मैग्नीट्यूड पता हो, इसकी डायरेक्शन भी पता हो और इसका मैग्नीट्यूड भी पता हो, तो मुझे इस इक्वेशन में यानी मेरे को सी वेक्टर निकालना है a प्लस बी, तो मुझे एक तो a का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, एक b का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, और दोनों के बीच की क्या चाहिए बेटा, डायरेक्शन चाहिएगी। इससे अपन निकाल कितनी चीजें सकते हैं, एक तो c का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और एक c की क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो एक वेक्टर के पास दो इंफॉर्मेशन होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है, डायरेक्शन। जैसे इस वेक्टर के पास दो चीजें बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी, इसके पास भी इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यानी एक वेक्टर इक्वेशन 6 वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है। कितने वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है, 6 वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है। अच्छा, इस 6 वेरिएबल को कनेक्ट करती है और एक जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो दो इक्वेशन देती है अपन को, एक तो मैग्नीट्यूड का रिलेशन और एक डायरेक्शन का। तो कितनी इक्वेशन देती है अपन को, दो। वेरिएबल अपने पास कितने होते हैं, 6। तो 6 वेरिएबल होंगे, इनमें से आपको 4 तो गिवन होंगे और 2 आपसे पूछे जाएंगे, 2 आपसे निकलवा सकता है। ठीक है, अब वो कौन से 4 गिवन है और कौन से 2 क्वेश्चन, 2 जो वेरिएबल आपसे पूछे गए हैं वो आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होता रहता है। बाकी आप तो ये समझ लीजिए, जो आपने अभी अभी इक्वेशन लिखी थी रिलेटिव मोशन की, उसमें भी तो वेक्टर का सम या सम करना था, या आपको क्या करना था, डिफरेंस निकालना था ना वेक्टर का। वेक्टर का डिफरेंस भी क्या होता है, एक तरीके से अगर मेरे को a माइनस बी निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना। तो करना तो ओवरऑल अपन को सम ही रहता है। तो यानी जो रिलेटिव मोशन की इक्वेशन थी, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो अगर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्ट और ऐड करने बहुत क्लियरिटी से आ जाएंगे, तो उस वेक्टर इक्वेशन को किसके, रिलेटिव की, तो रिलेटिव मोशन को आपको सोल्व करना बहुत आसानी से आ जाएगा। इसलिए अपन देखो वेक्टर की बात करते हैं कि वेक्टर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। अगर आप ओवरऑल व्यू देखो तो एक वेक्टर इक्वेशन, जैसे रिलेटिव मोशन में हमेशा आपको एक वेक्टर इक्वेशन पता होगी, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, ये आपको हमेशा पता होगी। अच्छा, एक इक्वेशन आपको पता है, और वेक्टर इक्वेशन एक कितने इक्वेशंस को कंटेन रखती है, 2 इक्वेशन को। तो आप 2 वेरिएबल निकाल पाओगे, और एक इक्वेशन में कितने वेक्टर आ रहे हैं बेटा, 3 वेक्टर्स आ रहे हैं, तो 6 वेरिएबल होंगे, उसमें से 4 गिवन होंगे और 2 पूछे जाएंगे। अब देखो, अब कितनी कैटेगरी बन सकती है वेक्टर इक्वेशन में, देखो कितनी कैटेगरी बन सकती है। जैसे मान लीजिए जो 4 गिवन है, 4 जो वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे, देखो क्या क्या हो सकते हैं बेटा। देखो, एक मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और 3 वेक्टर की डायरेक्शन। भाई एक वेक्टर इक्वेशन में कितने आए थे आपके पास, 3 वेक्टर थे ना, तो
तो 3 मैग्नीट्यूड थे और तीनों के पास 3 डायरेक्शन थी। अब इनमें से कुछ मैग्नीट्यूड नोन होंगे, कुछ डायरेक्शन नोन होंगी आपको, कुछ मैग्नीट्यूड नोन होंगे, कुछ डायरेक्शन नोन होंगे, कुल मिला के 4 वेक्टर आपको गिवन होंगे, बाकी 2 आपसे पूछेगा। तो देखो 1 मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन दे दे, पहली कैटेगरी। अब बचा क्या, बाकी 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। दूसरी कैटेगरी सबसे सिंपल फॉर्म होती है ये वाली, ठीक है, आपको 2 मैग्नीट्यूड देते हैं, 2 मैग्नीट्यूड और 2 डायरेक्शन देते। दूसरी कैटेगरी 2 वेक्टर्स हैं, उनके आपको मैग्नीट्यूड देते, बाकी 2 की डायरेक्शन देते। चलो देखो इस फॉर्मेट को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जो 1 मैग्नीट्यूड या 3 डायरेक्शन दी। तो देखो एक तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्ट 3 वेक्टर है आपके पास टोटल, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, टोटल कितने वेक्टर हैं 3। क्या तीनों की डायरेक्शन पता है, यस सर, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, और एक का चाहे कोई सी का भी मैग्नीट्यूड पता हो तो एक वेक्टर तो आपको कंप्लीटली नोन होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और 2 वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस कैटेगरी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 वेक्टर, चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 1 वेक्टर इसमें आपको कंप्लीट पता होगा और 2 वेक्टर की आपको डायरेक्शन पता होगी, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब 2 मैग्नीट्यूड एंड 2 डायरेक्शन, 2 मैग्नीट्यूड और 2 डायरेक्शन में बेटा आपको 2 तरीके से हो सकता है। देखो 2 मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन, 2 मैग्नीट्यूड और 2 डायरेक्शन में या तो ये हो सकता है 2 वेक्टर कंप्लीट पता हो आपको, तो 2 वेक्टर में 2 मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, 2 डायरेक्शन, और 1 वेक्टर आपसे पूछा गया हो 2 वेक्टर। या फिर आपके पास दूसरी कैटेगरी जो बन सकती है, मान लो ऐसा पता हो आपको, देखो जैसे दूसरी कैटेगरी को आप समझे ना, जैसे आपको 2 डायरेक्शन दे रखी है, मान लो इसकी डायरेक्शन दे रखी है, इसकी डायरेक्शन दे रखी है, अब 2 ही मैग्नीट्यूड है, अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड दे दिए तो 2 वेक्टर तो आपको कंप्लीटली नोन हो जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी 2 चीजें आपसे पूछेगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड एक इसका दे दे और एक इसका दे दे, तब भी तो आपके पास 2 डायरेक्शन और 2 मैग्नीट्यूड होंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक वेक्टर तो कंप्लीटली नोन होगा। तो दूसरी इसकी जो कैटेगरी होती है वो होता है 1 वेक्टर कंप्लीट पता होता है आपको, और एक वेक्टर की बेटा आपको क्या पता होती है, डायरेक्शन, और एक वेक्टर का पता होता है मैग्नीट्यूड। ये सेकंड केस है आपका, ठीक है। तो 2 मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन के अंदर 2 टाइप के केस बन सकते हैं ना। ये कैसे कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैं आपको समझा दूंगा, पर आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन है 3 वेक्टर्स के अंदर जिसको आपको सोल्व करना है, तो आपको 4 वेरिएबल गिवन होंगे, वो लैंग्वेज वाइज गिवन होंगे। वो कैसे हो सकते हैं, अगर आप उनको पहचानोगे तो या तो 1 मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शन, 2 मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन, उसके अंदर 2 केस बन सकते हैं, और तीसरा जो आपको पता हो सकता है वो हो सकता है बेटा कि 3 मैग्नीट्यूड एंड 1 डायरेक्शन, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल रहता नहीं है, क्योंकि जब तक आपको एक की ही डायरेक्शन पता है तब आप पैरेललोग्राम भी नहीं बना पाएंगे। मैथमेटिकल इसका कंस्ट्रेंट एक तरीके से है, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन है, बाकी दोनों की डायरेक्शन नहीं पता कि किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। तो ये कैटेगरी आपको कभी नहीं मिलेगी। कुल मिला के आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, 1 वेक्टर कंप्लीटली नोन, 2 डायरेक्शन, 2 वेक्टर कंप्लीटली नोन, या 1 वेक्टर कंप्लीट नोन, 1 डायरेक्शन और 1 वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड। इतने टाइप के आपके पास बन सकते हैं। चलिए जी और देखिए, देखिए अब कुछ डायरेक्शन की बातें कीजिए। डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखो अब आपने देख लिया, जैसे वेक्टर्स में जो आपको देखा तो कुछ वेक्टर के मैग्नीट्यूड और कुछ वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो देखो डायरेक्शन बोलने का तरीका क्या होता है, देखो डायरेक्शन कितने तरीकों से बोली जा सकती है ना। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से 30 डिग्री में, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से 30 डिग्री किधर, इधर या इधर, ईस्ट की तरफ, है ना। ये डायरेक्शन को बोलने का तरीका है। जब आपको वेक्टर देंगे तब आपको इस टाइप से डायरेक्शन दी जाएंगी, ठीक है। या इसी को मैं बोल सकता हूं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये भी बोल सकता हूं इसी को, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 होगा, तो मैं कहूंगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई ये है, मान लीजिए ये 37 डिग्री है, तो इसको कैसे बोला जा सकता है, या तो इसको बोलो
37 डिग्री वेस्ट और साउथ, या आप इसको बोलो 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये वेक्टर की डायरेक्शन बोलने का तरीका है। ओके, चलिए जी एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर है और आपको गिवन है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ओके, और आपको तीनों वेक्टर जो दे रखे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है, कोई सा भी केस हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। ठीक है, मान लीजिए मैं केस ले लेता हूं आपको 1 मैग्नीट्यूड एंड 3 डायरेक्शन। फर्स्ट केस ले लेता हूं ना, तो एक का मैग्नीट्यूड ले लो किसी का भी और 3 के आप डायरेक्शन ले लो। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया एक का मैग्नीट्यूड ले लो किसी का भी, इन तीनों में से किसी का भी। मान लो एक का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 5। ठीक है, वो रिलेटिव मोशन में जो ये सिंपल, जैसे मैं टेबल बना के दे रहा हूं, तो ये काम आपको टेबल पर नहीं मिलेगा, आपको लैंग्वेज में मिलेगा। तो उससे आप अगर ये टेबल तो ड्रॉ कर पाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज में ये वेक्टर कैसे पढ़ेंगे वो बाद में देखेंगे। आप समझ लो कभी भी आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन हो और आपको इस टाइप से अगर आप चीजों को अलग अलग से आइडेंटिफाई कर पाओ, हर वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सोल्व कैसे किया जा सकता है, अपन सोल्व करना सीख रहे हैं। फिर जब अपन रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा कि अच्छा कौन सा मेथड लगाया गया है, कौन सी इसमें स्टेबल बनेगी। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अभी तो हम सिंपल कह रहे थे जैसे ए का मैग्नीट्यूड, वहां पे ये सब चीजें एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बना मिलेगा आपको जिस लैंग्वेज में उसको बोला जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया 37 डिग्री नॉर्थ या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, इसकी डायरेक्शन मान लीजिए दे दी आपकी नॉर्थ ईस्ट मान लो, चलो नॉर्थ ईस्ट मान लो। ठीक है, इसकी डायरेक्शन दे दी नॉर्थ। तो कुल मिला के आपके पास देखो 3 वेक्टर हैं जिनमें से 3 की डायरेक्शन पता है, एक का मैग्नीट्यूड। अब पूछेगा क्या, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ये 2 चीजें आपसे पूछी गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलिए ए और बी, आप इसके मैग्नीट्यूड को मान लीजिए x, इसके मैग्नीट्यूड को मान लीजिए y। अब इन दोनों का समान है तो पहले इन दोनों वेक्टर को बनाइए। देखो तो डायरेक्शन आपको कैसे देखिए, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसको नॉर्थ चलो देखते हैं। पहला दिया 5, कहा डायरेक्शन क्या है 37 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में 37 डिग्री पे है, यहां से 37 वेस्ट की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड है 5 और ये कौन सा है बेटा आपका ए वेक्टर। ठीक, बी वेक्टर दिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो एंगल नहीं दिया तो दोनों के एकदम मिड में है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। इसका मैग्नीट्यूड आपने मान लिया x, ये भी और ये भी, ये 45 एकदम मिड में होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट बोला तो एकदम मिड में है नॉर्थ और ईस्ट के। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इन दोनों का सम, ये बी वेक्टर हो गया आपका, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, यस सर, और इसकी डायरेक्शन यानी इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में आना चाहिए। x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में आए। तो देखो अब आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर जोड़ने हैं। क्या a और b वेक्टर के बीच में आपको एंगल तो पता है, पर इनको जोड़ने में थोड़ा और आसान तरीका, जो आप दो वेक्टर्स को आप जोड़ना है तो पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं, जैसे रूट का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। और एक जब आपको मल्टीपल फोर्स, जब मल्टीपल वेक्टर ऐड करने आपको सिखाए थे, उस टाइम आपको सिखाया था कि सभी फोर्सेस जिनको भी ऐड करना है उन सभी के x कंपोनेंट निकाल लो और सभी का सम अलग से कर लो, तो समेशन fx हो जाता था। ऐसे सभी फोर्सेस के y कंपोनेंट निकाल के उनका ऐड कर लो, तो f नेट जो होता था वो होता था अंडरूट का समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आती थी tan अल्फा, वो आती थी समेशन ऑफ fy अपॉन समेशन ऑफ fx। अपन इस फॉर्मेट को हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, इसको और इसको,
तो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो और वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखो इसका कंपोनेंट लो, ये तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, वो बाद में देखेंगे। इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो ये 5 है, 37 है, इधर कंपोनेंट कितना आएगा भाई 4 और इधर कंपोनेंट कितना आएगा 3। भाई इधर कितना आएगा 5 cos 37। तो ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, ये कंपोनेंट अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। जो 5 की कभी भी कंपोनेंट करने पड़े 5, ये 37 या 53 डिग्री पे हो तो ये 5, तो जिधर एंगल कम होता है उधर 4 आता है और जिधर एंगल ज्यादा होता है उधर कितना आता है 3। ये 37 और 53 के लिए बस, जैसे यहाँ पे मैं 50 कर दूंगा तो यहाँ पे 30 40 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये कंपोनेंट डबल हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूंगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखो जैसे मेरे को इस 5 के फैक्टर करने हैं, एक तरफ 37 लिया मैंने, तो देखो इधर एंगल कम है, ये कितना बचेगा 53, इधर एंगल कम है तो इधर कितना आएगा 4 और इधर कितना आएगा भाई आपका 3 आएगा। चलिए अब इसके फैक्टर कर लो, तो इसका जो इधर फैक्टर आएगा वो आएगा x/√2 और इधर जो फैक्टर आएगा वो भी आएगा x/√2, क्योंकि इधर कितना आएगा x cos 45, भाई इधर 45 बन रहा है ना, तो x cos 45 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये कितना हो गया x into 1/√2। ऐसे इधर आएगा sin 45, तो sin 45 करोगे sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये आ गया। ठीक है, अब दोनों के भाई फैक्टर हो गए x डायरेक्शन में। अच्छा मुझे जो रिजल्टेंट जो मेरा, अब मेरे को जो कंस्ट्रेंट दे रखा है कि रिजल्टेंट नॉर्थ डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो समेशन fx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 0, तभी तो सिर्फ fy बचेगा, तभी तो क्या बचेगा fy, यानी x डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इधर आना चाहिए, उसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। यानी इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट कब नहीं आएगा, जब जितना इधर वेक्टर आ रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड इधर आए, यानी 3 की वैल्यू x/√2 के अगर बराबर हो गई, इक्वल हो गई ये दोनों वैल्यू, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो नेट कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट बचेगा बेटा इधर ही। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3√2, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा ये x की वैल्यू है, तो देखो ये तो x की वैल्यू आ गई 3√2 आ गई। अब आ जाओ y की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू, c का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो इस डायरेक्शन में मैंने तो क्या कहा था कि c की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो उसकी वजह से मैंने इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को 0 कर लिया, यानी जितने कंपोनेंट इधर उतने कंपोनेंट इधर, तो x की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि नेट तो इस डायरेक्शन में आ रहा है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितने बचे भाई, सिर्फ y कंपोनेंट बचा है, x तो अपन ने 0 ले लिया क्योंकि मुझे दे रखा है इसकी डायरेक्शन सिर्फ y होगी। तो जो आपके पास आंसर आया इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 4 + x/√2, और जहां पे x की वैल्यू कितनी होगी भाई 3/√2, तो 3/√2 होगा तो ये हो जाएगा 4 + 3 यानी 7। कितना आया भाई 7। इस टाइप से आपको जो वेक्टर्स दिए जाएंगे, 3 वेक्टर, एक तो तीनों वेक्टर के बीच में आपको रिलेशन बताना चाहिए, किस किस का सम किसके इक्वल है। उसके बाद आपको 4 ऐसे डेटा आइडेंटिफाई करने, किसका मैग्नीट्यूड पता है, किसकी डायरेक्शन पता है, और 2 अननोन आपको निकालने हैं, है ना। कंस्ट्रेंट ये है कि मिनिमम आपको 2 डायरेक्शन तो पता होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक डायरेक्शन और 3 मैग्नीट्यूड, वो फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है। चलिए जी अब देखिए, ये तो वेक्टर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका था, अपन ने c = a + b को सोल्व करके देख लिया, उसका एक केस सोल्व करके देख लिया। तो सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले जब तीनों डायरेक्शन नोन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 2 डायरेक्शन नोन हो तो सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और फिर इक्वेशन जो आपको गिवन है वेक्टर इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर लीजिए। बात समझ में आ रही, जो इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको देखेंगे तो ब्रॉडली 4 कंपोनेंट्स आपको गिवन होंगे, इस टाइप के टेबल बनाइए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अब इस अप्रोच को यूज करके, क्योंकि मुझे रिलेटिव मोशन में एक इक्वेशन हमेशा पता होती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b = वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b, इस पे मिला के जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तो क्वेश्चन बनते हैं मिनिमम अप्रोच, मिनिमम अप्रोच, जैसे 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मैं कहूंगा कि बताइए दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। अच्छा जी दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनती है रिलेटिव
प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, तो कंपटीशन में तो पूछे जाते हैं, ठीक है जी। दूसरा पार्ट। तीसरा बोट एंड रिवर, बोट एंड रिवर, ठीक है। चौथा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेन एंड मैन। पांचवा जो पूछा जाता है वो प्लेन एंड विंड। मेनली इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपके ये दो तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के हिसाब से ना। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इन दो से बनाए जाते हैं, बोट रिवर से और रेन और मैन से। बाकी इनसे कम आते हैं, ये इनसे कंपटीशन में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। वैसे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन देख लो सीबीएसई यही है। बाकी जनरली सीबीएसई में इन तीन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, वैसे पूछ भी सकता है, तो कंपटीशन में कुछ थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। चलिए जी, मिनिमम अप्रोच, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, बोट रिवर प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम एंड प्लेन विंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व कैसे किया जाता है, अब हम एक एक प्रॉब्लम पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए सुनिए जरा। सबसे पहले मिनिमम अप्रोच है, मैंने आपको बताया है वेक्टर सम ही, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेक्टर सम तो मैंने आपको इनिशियली समझा दिया। उस सभी जितने भी मैंने अभी केस लिखे थे सभी में वही वेक्टर सम लगेगा, बस वेक्टर सम को आपको समझना पड़ेगा ना। जैसे देखो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि दो मान लीजिए ऐसे रोड हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है मान लीजिए 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, और यहाँ पे भी एक कार है। ये कार ए है, ये कार बी है, ये इधर चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये इधर चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर में ये इधर जाती जाएगी, ये इधर जाती जाएगी, तो देखो स्टार्टिंग में इनका गैप घटेगा, यूं आएगी तो देख गैप घट रहा है, देखो यूं, और फिर देखो गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि वापस से यूं दूर जाती जाएंगी। और बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम गैप बिटवीन दिस टू कार्स, इन दोनों कार के बीच में मिनिमम गैप कितना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया मिनिमम अप्रोच फर्स्ट फॉर्मेट के आपके क्वेश्चन है। चलिए सोचते हैं। पहली बात तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये कह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना। जब मैं कुछ भी ना बोलूं, मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए, या मैं बोलूं कि ये गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। यानी अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो जाएं तो ये आपको 10 किलोमीटर की स्पीड से इधर जाती हुई नजर आएगी, और ये 10 किलोमीटर की स्पीड से इधर आती नजर आएगी, ठीक है। अब जैसे ये नीचे आती जाएगी, इधर चलती जाएगी ऐसे, ठीक है। अब आप इन दोनों के बीच में मिनिमम गैप, तो एक तो चीज देखिए, मान लीजिए अगर कोई ये लाइन है, ये लाइन है, मैं कहूँगा इसकी इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी इस लाइन की, तो किसी भी लाइन की किसी भी पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से, इस लाइन से तो अलग डिस्टेंस हो सके ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर किसी भी पॉइंट से मैं किसी भी लाइन की मिनिमम डिस्टेंस पूछूंगा तो उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर एक आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए पॉइंट। ओके जी, अब देखिए, अब जो दोनों कार चल रही हैं, अब आप ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते 1 घंटे बाद ये 10 किलोमीटर इधर चली गई, 1 घंटे बाद ये 10 किलोमीटर इधर आ गई। तो देखो अभी गैप कितना है? 100 किलोमीटर। 1 घंटे के बाद ये 10 किलोमीटर पे इधर आ जाएगी, ये 10 किलोमीटर इधर आ जाएगी, फिर आप गैप चेक करें, फिर आप गैप चेक करें, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते है ना। अच्छा ऐसा तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। अच्छा क्या कीजिए, अभी थोड़ी डिफिकल्टी क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं? दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता तब तो मैं इजीली कर सकता था कि ये ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट अकेला मोशन कर रहा है, तो ये इस रास्ते से जा रहा है और दूसरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। जैसे मान लो मैं कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधी लाइन में जा रहा है, तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? सीधी सी बात है, इसी लाइन पे चलेगा तो बेटा इतनी डिस्टेंस होगी मिनिमम। तो वो कब? जब एक रेस्ट पे हो और एक ही मोशन कर रहा हो। अब ये इधर चल रहा हो और ये इधर चल रहा हो, देन दिक्कत आने वाली है, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं, है ना। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने क्या किया? देखो इसको रिलेटिव से करो, एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप रिलेटिव से करो तो रिलेटिव से करो तो आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओ, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आप इसके ऊपर बैठ गए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर बैठे तो देखो मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं,
ये किसके रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, देखो ये डायग्राम जो बना हुआ है ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से देखने पर आपको ऐसा नजर आएगा, और ये विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप ए पर बैठ जाएं तो ए पर बैठ जाएंगे तो ए तो कैसा हो गया बेटा, रेस्ट पे, और बी क्या हो गया, तो आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज द वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, वीबी माइनस बी ए, तो वीबी कितना दे रखा है आपको 10 किलोमीटर पर आवर इधर, ये तो हो गया वीबी, वीबी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, ये कौन है वीबी, माइनस वी और जोड़ना है, अब वी आपको कितना दे रखा है 10 किलोमीटर, तो माइनस वी क्या इधर हो जाएगा, माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब देखो आपको इस वेक्टर में ये वेक्टर जोड़ना है, तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका कहाँ, उसके एंड से एंड को टच कर दीजिए, ये 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर अपना वही वाला तरीका अपनाइए, आप इस पे बैठ जाइए, इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको पकड़ा दीजिए, देखो इस पे जैसे बैठे ये तो आगे रेस्ट पे, और इसकी वेलोसिटी जैसे इधर है तो इसको इधर करके इस ऑब्जेक्ट को दे दीजिए, तो आप जैसे इसके ऊपर बैठे इसकी वेलोसिटी रिवर्स की और इसको पकड़ा दी, ये अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अब ये क्या बन गया, ये वीबी हो गया, ये माइनस वी हो गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वीबी में कितना ऐड कर दूंगा मैं, माइनस वी है, तो कितना आ जाएगा वीबीए, यानी इन दोनों का एडिशन ही वीबीए कहलाएगा, और वीबीए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी आप जब ए पर बैठ जाएंगे तब आपको ये किधर चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन बताइए तो आपको आना ही चाहिए, अभी देखो वैसे भी 90 डिग्री पे दोनों, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आपको समझाया गया था बेटा, जैसे अगर दो वेक्टर हैं, ये p है ये q है, तो अगर p का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट p की तरफ आएगा, और q का ज्यादा है तो q की तरफ आएगा, और दोनों बराबर आएंगे तो दोनों के बीचों बीच आता है रिजल्टेंट, तो फिलहाल तो दोनों के बीचों बीच रिजल्टेंट आने वाला है, यानी ये आने वाला है VBA, VBA वेक्टर, इधर से भी 45 पे और इधर से भी 45 पे बीचों बीच, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू किसके, ए, यानी ए में बैठ के अगर आप इस कार को देखोगे तो आपको ये कार इस डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी, कहीं वास्तविकता में इस डायरेक्शन में चल रही नहीं, चल तो ये इसी डायरेक्शन में रही है, पर अगर आप ए पर बैठ जाओगे तो यूं आपको ये यू ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाती हुई नजर आएगी, वो अलग बात है, ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, ए के रिस्पेक्ट में बेटा मैंने डायग्राम बनाया है। अच्छा जी, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी थी आपको 100 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, अब ये तो रेस्ट पे है ना, अब ये रेस्ट पे है तो इस पॉइंट से इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, यानी आपको ये निकालना है। अब अगर आप इस ट्रायंगल पे, अगर इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करें, इस ट्रायंगल पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो इस ट्रायंगल में आपको एक एंगल पता है और एक साइड, आपको ये वाली निकालनी है, मान लीजिए ये x है, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया, तो बेटा यहां से लिख लो sin 45, कितना लिख लो sin 45, यानी sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कितना हो गया 100, तो x की वैल्यू हो गई 100 sin 45 यानी 1/√2, दिस इज द मिनिमम गैप, दिस इज द मिनिमम गैप बिटवीन द कार्स, ये कार के बीच में मिनिमम गैप आएगा, बोलिए समझ में आया, कार के बीच में मिनिमम गैप है, ठीक है। वापस से देख लीजिए एक बार, मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूं आपको थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा वेक्टर है, वेक्टर सब्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा आपका हाथ साफ होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी, तो जिसने वेक्टर नहीं किया है तो पहले जो आपको वेक्टर करवा रखा है वेक्टर के वीडियोस देखिए, और वेक्टर की जो शीट भेजिए वेक्टर की शीट सोल्व कीजिए, देन आपको क्लियरिटी आएगी। देखो वापस से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये कार यहाँ पे थी, ये कार इधर थी, ये कितनी स्पीड से चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना किधर चल रही थी, ये चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन था 100 किलोमीटर, बोला दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस था, तो आप किसी एक पे बैठ जाइए, ये ए बी, मैं बैठ गया बेटा ए पे, तो ए तो जहां थी वहीं रहेगी रेस्ट पे ए, और बी को वैसा का वैसा बना दो जैसी है, बी के कैसी है 10 किलोमीटर पर आवर से इधर मोशन कर रही है, अब इस पे बैठे तो इसकी स्पीड रिवर्स करके दो इसको 10 किलोमीटर पर आवर,
अब इन दोनों का जो एडिशन है VB और माइनस VA का, ये तो VB है, तो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या दो वेक्टर जो आपको ऐड करने हैं, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो एक तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा 45 डिग्री है। अच्छा, रिजल्टेंट की वैल्यू भी कितनी आएगी? 10√2। कितनी आएगी? 10√2, है ना। दो वेक्टर याद होगा आपको, वो वेक्टर एडिशन करवाए थे, तो r की वैल्यू रूट का p² प्लस q² बचती थी अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो, और 90 के अलावा ये अगर दोनों बराबर भी हो जाए तो ये p² प्लस p², तो कितना हो गया? 2p², यानी कितना हो गया? √2p। तो सिर्फ √2 टाइम्स हो जाता है। तो देखो फिलहाल क्या ये दोनों वेक्टर बराबर आ रहे हैं? यस सर। तो रिजल्टेंट क्या इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में आएगा, यानी 45 इधर से 45 इधर से। क्या ये दोनों 90 पे भी हैं? यस सर। 90 के साथ साथ ये दोनों इक्वल भी हैं? यस सर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? सिर्फ √2 टाइम्स, p का √2 टाइम्स, यानी 10 का √2 टाइम्स, यानी 10√2, इतनी स्पीड से चलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन, यानी अगर आप ए पर बैठ जाओ तो ये आपको इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा और इस स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, तो मिनिमम अप्रोच आपसे पूछा था। अब तो इस पॉइंट से इसकी मिनिमम अप्रोच क्या होगी? यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये परपेंडिकुलर, तो इसको मान लीजिए x, ये डिस्टेंस आपको पता है ये 100 है, तो अगर यहां से sin 45 लिखेंगे, sin 45 कितना होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया बेटा? 100। तो x की वैल्यू हो गई बेटा आपके पास 100 sin 45 यानी 1/√2, ये हो गई मिनिमम अप्रोच। कितना हो गया? मिनिमम अप्रोच। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? जो x की वैल्यू 100/√2। अगर मैं ये वैल्यू पूछूं, ठीक है, तो जो ये वैल्यू है ये भी 100/√2 ही आएगी। ध्यान से देखना, देखो ये 100 है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, उस डायग्राम में है, ठीक है, और ये आया 100/√2। तो देखो ये 45 है और tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और tan 45 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर आना चाहिए, तभी तो बनेगा बेटा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होंगे, ये कितना होगा? 100√2। कितना होगा? 100√2 होगा। चलो जी, इसमें जैसे मैं अगला पार्ट वो पूछ लो आपसे, मैं कहूँ कि कितनी देर के बाद मिनिमम अप्रोच आएगी? मिनिमम अप्रोच कितनी है? 100/√2। इतनी डिस्टेंस इनके बीच में मिनिमम रहेगी, उसके बाद वापस से बढ़ जाएगी। ये मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के। और ये मैं कहूँ कितनी देर के बाद ये मिनिमम यानी क्लोजेस्ट, एक दूसरे से क्लोजेस्ट हो जाएंगे, तो कितनी देर बाद है वो? अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10√2, यानी ये इस स्पीड से इस लाइन पे चल रहा है, और उसमें ये लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक चलना कितना है इसको मिनिमम में पहुंचाने के लिए? इसको यहां से यहां चलना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक? 100√2 बोलो, सही है। तो जो टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, वो टाइम होगा इसको कितना चलना है मिनिमम अप्रोच के लिए? 100/√2 डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस किस स्पीड से कवर कर रहा है? ये 10√2, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया, और ये नीचे कितना बच गया? 4, तो 10/4, और 10/4 यानी 2.5 आवर्स। इतनी देर के बाद ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस होंगे, क्लोजेस्ट होंगे। क्या होंगे? क्लोजेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है ना, ओके। चलिए जी, और देखिए, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए ये चल रहा है यहां से 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बी है ना, ये बी मान लीजिए इधर चल रहा है, ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। पिछली बार ऐसे चल रहा था, कितने चल रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए आपको 37 है, ये ए, ये मैंने कहा वही, ये जो गैप है ये वही 100 किलोमीटर ले लीजिए इसको। मैंने आपसे वही पूछा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू
कार्स ए एंड बी, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले भाई अब 2D की मोशन चल रही है ना, तो सबसे पहले एक के ऊपर बैठ जाइए, मैं ए पे बैठ गया, तो ए तो कैसा आ गया रेस्ट पे, और बी तो जो बी की वेलोसिटी है वो तो रहेगी, उसके अलावा ए की रिवर्स करके देखो। अब इन दोनों जो का जो वेक्टर एडिशन आएगा इन दोनों का, है ना, जो पैरेललोग्राम बनाओगे ऐसे, ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, बात में हमारी ऐसी होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए देखो क्या करो, जब भी ऐसा बैठे आपके पास तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको ऐसे डिवाइड करने से पहले इस डायग्राम को एक बार दोबारा से बना लीजिए ऐसे। ये ए वाला चल रहा है 10 से 10 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वेलोसिटी जो आपको दे रखी है ऐसे, इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक इधर एक इधर। तो याद होगा, देखो मैंने अभी आपको 5 के कंपोनेंट, यहाँ पे देखो एंगल 37 है, इस साइड में बनाओगे तो 53 बनेगा, जिधर कम है उधर ज्यादा आएगा, यानी ये 40 आएगा, ये 30 आएगा। तो इधर जो आप वीबी को ऐसा मत बनाओ, वीबी को डायरेक्ट ऐसे बनाओ, ये 40 किलोमीटर पर आवर और ये बनाओ 30 किलोमीटर पर आवर, बनाया। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, बस वीबी के कंपोनेंट कर लिए। अब बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ए, ये डायग्राम और ये डायग्राम तो एक जैसा ही है। अब बनाइए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो ए तो रेस्ट पे, और ए रेस्ट पे ये कितना था बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना था 30 के अलावा क्या इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके लेनी पड़ेगी, यस सर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो भाई 10 इसको दे दी, तो 30 एंड 10 ये कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा करने से इजीली वेक्टर एडिशन हो जाएगा। अब आपके पास देखो दो वेक्टर एडिशन है, ये भी 40 ये भी 40, कमाल की बात है बराबर आ रहे हैं, तो फिर से जो लाइन पे इसको जाता हुआ दिखाई देगा वो कितने पे जाता हुआ दिखाई देगा 45 डिग्री पे, कितने पे जाता हुआ नजर आएगा ये 45, क्योंकि देखो दो वेक्टर अगर इक्वल आ जाए तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आता है, और कितना आता है √2 टाइम्स, यानी 40√2। कुल मिलाकर अगर आप ए पे बैठ जाओगे तो देखो ये चल कितनी स्पीड से रहा था, ये एक्चुअल में 50 की स्पीड से चल रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से 37 डिग्री पे, ये ऐसा एक्चुअल में चल रहा था। पर जैसे आप ए के अंदर यानी ए वाली गाड़ी के अंदर अगर आप बैठ गए तो ये आपको 40√2 से चलता हुआ नजर आएगा, 50 से नजर नहीं आएगा, कितने से आएगा 40√2 से। अच्छा चल किधर रहा है ओरिजिनल में, इस वर्टिकल से 37 डिग्री पे, पर ए में बैठ गए तो ये आपको 45 पे जाता हुआ नजर आएगा। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो भाई ये हो गया, ये इस पे 90 डिग्री लाइन डाल दो, मान लीजिए वही डिस्टेंस x, क्या ये आपने वही 100 लिया था इस बार, यस सर ये तो 100 किलोमीटर ही लिया था, तो ये डिस्टेंस निकालनी है वही लगा लो। देखो sin 45 के लिए लिखोगे sin 45 इक्वल टू, ये इसके एंगल के साथ बन रहा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, तो ये sin 45 कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन दिस, p/h होता है ना, तो परपेंडिकुलर यानी x बाई, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर, ध्यान रखिए जो स्पीड का कंपोनेंट है 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वही आ गई 100/√2, कितनी आ गई 100/√2, ये तो आ गई मिनिमम अप्रोच की डिस्टेंस। अच्छा ये 100/√2 है तो क्या ये भी 100/√2 होगी, ये वाली, यस सर ये भी 100/√2 होगी। वो मैं पूछूं कितना टाइम लगेगा इसको मिनिमम सेपरेशन पे पहुंचने में, तो भाई इसको कितना चलना है, इतना चलना है, कितना चलना है 100/√2, और ये इस डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है 40√2, यानी 40√2, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100/40, और √2 कितने हो गए 2, तो 0 से 0 गया, 2 से गया 5, यानी 1.25 आवर्स, दिस इज योर टाइम, इतना टाइम आपको लगेगा। तो फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन है जिनमें आपसे मिनिमम अप्रोच पूछी जा सकती है। इसके बाद जो आपका सेकंड फॉर्मेट आता है रिलेटिव मोशन में, वो आता है जो सेकंड है वो आता है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप
मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल को आपने u1 स्पीड से इधर फेंका θ1 एंगल पे, और एक प्रोजेक्टाइल को आपने इधर फेंका u2 स्पीड से θ2 एंगल पे, तो θ1, ये प्रोजेक्टाइल 1 है, ये प्रोजेक्टाइल 2 है। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल 1 को अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो u1 वेक्टर इक्वल टू u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। इसके दो कंपोनेंट बनाओगे ना, इधर कितना होगा cos θ1 और इधर कितना होगा u1 sin θ1। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इस चीज को, u वेक्टर इक्वल टू u1 cos θ1 i कैप और u1 sin θ1 j कैप, यानी इसका ये y डायरेक्शन कंपोनेंट है ये। ऐसे आप, ये आपके पास u1 आ गए जिसको आपने u1 से फेंका था। ठीक है, ऐसे आप u2 को लिखना चाहोगे, देन द u2 वेक्टर विल बी u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j। ऐसा। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल क्या होगा सर जी, ये तो होगा माइनस का जी जे कैप। एक्सेलरेशन तो इसके ऊपर किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, माइनस जी, यानी माइनस जी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना जी और डायरेक्शन माइनस जे कैप। ऐसे ही A2 लिखोगे तो A2 होगा माइनस जी जे कैप, इसमें भी इतना ही लगेगा। अब मैं दो चीजें बोलूं, मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के मतलब आप 1 पे बैठ गए, तो 1 पे बैठ गए तो ये तो आगे रेस्ट पे। अब इसको, इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, देखना गौर से देखना। आपने इसको फेंका है, अब आप इस पे ही बैठ गए, तो इस पे बैठ, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी तो ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर आप इसके ऊपर बैठ गए तो ये तो रेस्ट पे आ गया। अब इसको, इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, इसको वेलोसिटी नजर आएगी u2 माइनस u1। ठीक, अब u2 माइनस u1 करोगे तो i में से i सब्ट्रैक्ट कर लो, j में से, तो ये आ जाएगा आपके पास u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 i कैप प्लस u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1 j कैप। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, और रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर आप लिखोगे a21 वेक्टर, रिलेटिव एक्सीलरेशन, तो ये होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। और बेटा गौर से देखो, ये तो जीरो आएगा, ये कितना आने वाला है, ये तो जीरो आने वाला है क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। ओहो, यानी अगर मैं देखूं, तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू a जीरो आएगा, यानी 1 के रिस्पेक्ट में 2 का एक्सीलरेशन जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन करेगा। कैसे करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी 1 के रेस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और यूनिफॉर्म मोशन की बात तो आप एक बहुत सिंपल बात जो आप जानते हो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, तो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ना ही डायरेक्शन। अच्छा, यानी अगर आप 1 पे बैठ के 2 को देखेंगे तो 2 की वेलोसिटी कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो यानी 1 के रिस्पेक्ट में जो 2 है, ठीक है, 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ 1, ये हमेशा कैसे मोशन करेगा, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट पाथ में। क्यों, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में जो 2 है उसका एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अगर इस पे बैठने के बाद जो इसकी स्पीड दिखाई, जो वेलोसिटी दिखाई देगी, कांस्टेंट दिखाई देगी, कांस्टेंट दिखाई देगी मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन, और डायरेक्शन अगर चेंज ही नहीं हो रही तो पाथ कैसा हो सकता है, स्ट्रेट पाथ। तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पर उसका जो पाथ आपको दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है स्ट्रेट पाथ। कैसा दिखाई देता है आपको, स्ट्रेट पाथ। अच्छा, अब स्ट्रेट पाथ कैसा दिखाई देगा, इधर 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 कैसे दिखाई देगा, है ना। अच्छा, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। तो आप देखो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मान लीजिए ये दोनों टर्म बराबर आ गए तो जे कंपोनेंट जीरो हो गया। क्या हो गया, जे कंपोनेंट पूरा जीरो हो गया।
तो जो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन है वो सिर्फ बचेगी आई कैप डायरेक्शन में, यानी वो उसको ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। अगर मान लीजिए ये कंपोनेंट जीरो आ रहा है, यानी u2 sin θ2 और u1 sin θ1 बराबर आ रहे हैं, है ना। आप समझिए ना, ये नहीं कि सारे बराबर है, कंडीशन भी आपको याद रखनी है, वो तो आप क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये पार्ट जीरो आया और ये पार्ट मान लो नेगेटिव आया, ये भी तो हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो, अगर ये पार्ट नेगेटिव आया तो रिजल्टेंट डायरेक्शन चाहिए माइनस आई कैप, यानी इधर स्ट्रेट पाथ इधर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए ये कंपोनेंट जीरो आ गया तो x डायरेक्शन में तो भाई वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना जीरो, तो इस पे बैठने के बाद तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या सिर्फ ये बचेगी? यस सर, ये बचेगी, तो सिर्फ ये क्या है। और इसमें भी अगर ये बड़ा हो गया तो ये टर्म बचेगी नेगेटिव, यानी इसको इधर जाती हुई दिखाई देगी। और सही है। तो यानी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठकर दूसरी प्रोजेक्टाइल को देखने पे पाथ स्ट्रेट लाइन तो होगा, पर वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। और अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो वो लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है। आगे देखो, ये और ये दोनों जीरो नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इधर मान लीजिए ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी अगर x नेगेटिव हो गया y पॉजिटिव है तो इधर। अगर आपका ऐसा हो गया कि x नेगेटिव और y नेगेटिव, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव, तो इधर। और ऐसा हो गया कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कंपोनेंट इधर। यानी दिखाई तो उसको स्ट्रेट लाइन देगी, पर वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन, किसी भी टाइप की स्ट्रेट लाइन हो सकती है। जैसे मान लो उसको ये वाली स्ट्रेट लाइन दिखाएगी तो इसका मतलब वो यहाँ बैठा है और ये पार्टिकल सीधा इसके लिए इधर से यूं चला जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आया तो ये तरह इस पे है, इस पे बैठ गए तो ये पार्टिकल इससे कभी भी टकरा नहीं सकता। अगर मान लो इस प्रोजेक्टाइल और इस प्रोजेक्टाइल, दो मैंने अलग अलग प्रोजेक्टाइल छोड़े, और उनको अगर उनके बीच में कोलिजन होना है, अगर कोलिजन होना है तो इस पे बैठने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर आनी चाहिए। भाई इधर आएगी तभी तो इसकी लाइन, अभी कोई डेस्क पे बैठा है कोई आदमी, तो उसको कोई टक्कर तभी तो मार सकता है जब उसकी वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में होगी। जब वो इसकी डायरेक्शन में आएगा तो इसका कोलिजन होगा। तो देखो, अगर मैं कहूँ दो प्रोजेक्टाइल अलग अलग छोड़ूं और मैं आपसे बोलूं कि बताइए कोलिजन होगा या नहीं होगा या कब होगा, या मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, तो जैसे ही आप एक पे बैठ जाएंगे तो ये फिक्स है कि अब दूसरे की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में आएगी देन तो ये इसको कोलाइड करेगा, यानी कोलिजन होगा। और अगर मान लो इस डायरेक्शन में आई तो इसका मतलब ये इसके लिए टेढ़ा टेढ़ा चला जाएगा, ये कभी भी इसको स्ट्राइक नहीं करेगा। अच्छा, तब आप अगर इसने इसको स्ट्राइक नहीं किया तब आपसे क्या पूछ सकता है, मिनिमम अप्रोच, कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो वो आप एक पे बैठिए, दूसरे की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लीजिए और फिर जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसको परपेंडिकुलर डाल लीजिए, पहले जैसे क्वेश्चन हो गए। दूसरे टाइप क्वेश्चन ये क्या बताओ, इसको किस स्पीड से छोड़ें कि दोनों की टक्कर हो ही जाए, तो हो ही जाए तो इसका मतलब भाई फाइनली ये कंपोनेंट आना चाहिए, यानी नेट वेलोसिटी इसकी 2 की है वो ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में सिर्फ x डायरेक्शन की होनी चाहिए। x डायरेक्शन की होनी चाहिए तो इसका मतलब y डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, 0। तो y डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे अब अपन उनका सम कितने किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, है ना। इतनी टिपिकल चीज नहीं है जितनी शायद बताने में लग रही है। क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा कि कोई खास चीज नहीं कर रहे हैं। तो अभी कंसेप्ट समझने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी आप समझो, आप इस पे बैठ के देखेंगे तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पर जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होता है वो 0 हो जाता है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन में भी वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी इंक्लाइन। इफ टू प्रोजेक्टाइल्स are to be collide with each other, then the velocity of 2 with respect to 1 must be towards 1। और अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं है तब आपसे मिनिमम अप्रोच पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, मिनिमम अप्रोच। अब कैसे कैसे पूछ सकता है, कैसे कैसे आपको लैंग्वेज देगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब आपको ये चीज और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप यहाँ तक की चीजों को एक बार कंसेप्टफुल पढ़िए, समझ के पढ़िए, तब आपको आगे वाले पार्ट समझ में आएंगे। बाकी इसके बाद जो अपनी स्टार्ट होगी रिवर बोट प्रॉब्लम एंड रेन एंड मेन प्रॉब्लम, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द रिलेटिव मोशन इन 2D। वो तो अपन को करनी है। बाकी आप इस पे भी अच्छे से ध्यान दें, अगर ये समझ में आ गया तो वो तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।